आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड और हमारे अपने सौरमंडल की। हाँ, और हमारे पास इसके लिए कुछ भूगोल के नोट्स हैं जो खास तौर पर कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान पर फोकस करते हैं। बिल्कुल। तो मिशन ये है कि ब्रह्मांड कैसे बना और हमारा ये जो आस पड़ोस है अंतरिक्ष में, इसे थोड़ा और समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल ये सब शुरू कैसे हुआ? नोट्स में बिग बैंग के सिद्धांत का जिक्र है। हाँ, वो जॉर्ज लेमैत्रे का आइडिया था 1931 का, और बाद में एडविन हबल ने देखा कि कैसे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। मतलब ब्रह्मांड फैल रहा है। सही। और इसी हिसाब से अनुमान लगाया गया कि ये करीब 13.8 अरब साल पहले शुरू हुआ होगा। 13.8 अरब साल, ये तो मतलब सोचने में भी कितना ज्यादा लगता है। बिल्कुल। और देखिए, इसी शुरुआती फैलाव से ही तारों और ग्रहों के बनने की कहानी जुड़ती है। नोट्स में नेब्युलर परिकल्पना का जिक्र है ना? हाँ, इमैनुअल कांट और लप्लास वाली। हाँ, वही। मतलब सोचिए कि अरबों साल पहले हाइड्रोजन और हीलियम का एक बहुत बड़ा विशाल बादल था। ठीक है। फिर गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी ने उसे अपनी तरफ खींचा। वो सिकुड़ता गया, घना होता गया, और उसके एकदम सेंटर में, कोर में प्रेशर इतना बढ़ गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन शुरू हो गया। अच्छा। वही प्रक्रिया जिससे तारों में रोशनी और ऊर्जा पैदा होती है। बिल्कुल सही। इसी से तारे अरबों साल तक चमकते रहते हैं। हमारा अपना सूरज भी वो ऐसे ही बना है। कमाल है। तो मतलब उस शुरुआती बादल से सिर्फ तारे ही नहीं बने, और भी चीजें बनी। नोट्स में बौने ग्रहों का जिक्र था, जैसे प्लूटो, उल्का पिंड भी थे। हाँ, बहुत कुछ बना। तारे तो बने ही, साथ में ग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, बहुत सारी चीजें। बौने ग्रह जैसे प्लूटो वो ग्रहों जैसे ही हैं, पर कुछ पैमानों पर थोड़े अलग हैं। और ये उल्का पिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, इनमें क्या फर्क है? थोड़ा कंफ्यूजन होता है इनमें। हाँ, ये थोड़ा समझने वाला है। देखिए, क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड जो हैं वो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच घूमने वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े हैं। ठीक, एस्टेरॉइड बेल्ट में। हाँ, और धूमकेतु यानी कॉमेट्स वो बर्फीले गोले जैसे हैं जिनमें गैस और धूल भी होती है। वो सूरज का चक्कर लगाते हैं लंबी अंडाकार कक्षाओं में, जैसे वो हेली का धूमकेतु। हाँ, सुना है, 1986 में देखा था शायद। सही। अब 2061 में दिखेगा। तो जब इन धूमकेतुओं या क्षुद्र ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर अंतरिक्ष में तैरते हैं, उन्हें कहते हैं उल्का पिंड यानी मीटियोरॉइड। मीटियोरॉइड, ठीक है। तो फिर टूटता तारा किसे कहते हैं, वो क्या है? हाँ, तो जब यही मीटियोरॉइड मतलब उल्का पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में घुस जाता है ना, हाँ। तो हवा की रगड़ से, फ्रिक्शन से वो जल उठता है। हाँ। बहुत तेजी से आता है वो। तो वो जलती हुई लाइन जो हमें दिखती है उसे ही उल्का यानी मीटियोर कहते हैं। अच्छा। आम भाषा में टूटता तारा। अच्छा, तो वो तारा नहीं टूट रहा होता? नहीं, वो तो बस एक छोटा सा पत्थर या बर्फ का टुकड़ा होता है जो जल रहा होता है। और अगर मान लीजिए कोई टुकड़ा पूरा जलने से पहले ही जमीन पर गिर जाए, हाँ, तो उस गिरे हुए टुकड़े को कहते हैं उल्का पिंड यानी मीटियोराइट। ओ, मीटियोरॉइड, मीटियोर, मीटियोराइट। अब समझ आया। मतलब एक ही चीज की अलग अलग अवस्थाएं हैं। बिल्कुल, कहाँ है और क्या कर रहा है उस पे निर्भर करता है। ये जानना जरूरी था। अच्छा, नोट्स में तारामंडलों का भी जिक्र है, कॉन्स्टेलेशंस। ये सप्तऋषि, ओर्सा मेजर या फिर वो शिकारी जैसा दिखने वाला ओरियन, ये क्या है असल में? देखिए, ये असल में ना रात के आसमान में हमें दिखने वाले तारों के पैटर्न हैं। मतलब हमें यहाँ पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि कुछ तारे मिलकर कोई खास शक्ल, कोई आकृति बना रहे हैं, जैसे डॉट टू डॉट जोड़कर तस्वीर बनाते हैं वैसे। हाँ, कुछ वैसा ही। पर असलियत में उन तारों के बीच अरबों खरबों किलोमीटर की दूरी हो सकती है। वो बस हमारे देखने की दिशा में एक सीध में पड़ते हैं। अच्छा, और नोट्स में हाइड्रा का नाम था सबसे बड़े तारामंडल के तौर पर। हाँ, हाइड्रा सबसे ज्यादा जगह घेरता है आसमान में। यहाँ एक और जरूरी बात समझनी चाहिए जो नोट्स में भी है, दीप्त और अदीप्त पिंडों का अंतर। हाँ, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। सही। तारे जो हैं वो दीप्त हैं, ल्यूमिनस मतलब वो अपनी रोशनी खुद बनाते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन से। उनका रंग भी बताता है कि वो कितने गर्म हैं। और अदीप्त? अदीप्त यानी नॉन ल्यूमिनस
वो पिंड हैं जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती, जैसे ग्रह, हमारा चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सब सूरज या किसी और तारे की रोशनी को बस रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित करते हैं, इसीलिए चमकते हैं। समझ गया। और हमारा अपना तारा, हमारा सूर्य, वो तो हमारे सौरमंडल का केंद्र है। नोट्स कहते हैं कि सौरमंडल का 99% द्रव्यमान तो अकेले सूरज में ही है। हाँ बिल्कुल, वो हमारे सबसे नजदीक का तारा भी है, इसीलिए इतना बड़ा और चमकदार दिखता है। और अभी हाल ही में भारत का आदित्य L1 मिशन भी तो गया है सूरज को स्टडी करने, PSLV C57 से। हाँ, वो L1 पॉइंट पर गया है, बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। अच्छा, सूरज के बाद अगला सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी, पर वो भी इतना ज्यादा दूर है कि किलोमीटर में दूरी बताना मुश्किल है, इसीलिए खगोलविद प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मतलब रोशनी 1 साल में जितनी दूरी तय करती है। और एक और यूनिट है शायद, पार्सेक। हाँ, पार्सेक उससे भी बड़ी यूनिट है। खगोलीय दूरियां मापने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो अब आते हैं ग्रहों पर। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड, नोट्स में इनका वर्गीकरण है, 2 तरह के ग्रह बताए गए हैं। हाँ, ये वर्गीकरण बहुत जरूरी है सौरमंडल को समझने के लिए। 2 मुख्य ग्रुप हैं। पहले हैं स्थलीय या आंतरिक ग्रह, टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट्स। इनमें कौन कौन से आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चारों सूरज के सबसे करीब हैं। और इनकी खास बात, ये चट्टानी है, मतलब इनकी सतह ठोस है, साइज में छोटे हैं बाहरी ग्रहों के मुकाबले। इनके चांद या तो है ही नहीं या बहुत कम है, जैसे पृथ्वी का 1, मंगल के 2। और इनके कोई रिंग्स यानी वलय भी नहीं है। ऐसा क्योंकि ये चट्टानी है? माना जाता है कि जब सौरमंडल बन रहा था तो सूरज के पास तापमान बहुत ज्यादा था, तो जो हल्की गैसें थी, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह, वो गर्मी से उड़ गई। यहाँ सिर्फ भारी तत्व जैसे पत्थर और धातु ही टिक पाए और जमा होकर ये ग्रह बने। अच्छा, और दूसरा ग्रुप कौन सा है? दूसरा ग्रुप है जोवियन या बाह्य ग्रहों का। जोवियन या आउटर प्लैनेट्स, इनमें आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये बाहरी घेरे में है मतलब? हाँ, ये सूरज से काफी दूर है और ये गैस और बर्फ के बहुत बड़े बड़े गोले हैं, इसीलिए इन्हें गैस दानव या बर्फ दानव भी कहते हैं। तो ये चट्टानी नहीं है? इनका कोर शायद चट्टानी हो सकता है, पर इनका ज्यादातर हिस्सा हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसों और बर्फीले पदार्थों का बना है। ये बहुत बड़े हैं साइज में, इनके बहुत सारे चंद्रमा हैं और शनि के तो शानदार वलय यानी रिंग्स भी हैं, जो असल में बर्फ और चट्टानों के टुकड़े हैं। बृहस्पति, अरुण और वरुण के भी हल्के रिंग्स हैं। और ये गैस के क्यों बने? क्योंकि ये सूरज से इतनी दूर बने जहां तापमान बहुत कम था, तो यहाँ हल्की गैसें उड़ नहीं पाईं और जमा होकर इन विशाल ग्रहों का हिस्सा बन गईं। और इन दोनों ग्रुप्स को कौन अलग करता है? इन दोनों के बीच में है क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी एस्टेरॉयड बेल्ट, मंगल और बृहस्पति के बीच का इलाका, जहां हजारों लाखों छोटे बड़े क्षुद्र ग्रह घूम रहे हैं। ये एक तरह की सीमा रेखा है आंतरिक और बाह्य सौरमंडल के बीच। ये तो बहुत साफ वर्गीकरण है। अच्छा, अब थोड़ा इन ग्रहों की खासियतों पर बात करें। नोट्स में हर एक के बारे में कुछ पॉइंट्स थे, जैसे बुध। हाँ, बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूरज का चक्कर भी सबसे तेजी से लगाता है, सिर्फ 88 दिनों में। इसका कोई चांद नहीं है। और शुक्र, वीनस? शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी जैसा है, लेकिन ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों की वजह से। और हाँ, ये सबसे चमकीला भी दिखता है आसमान में, सुबह या शाम को। भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं शायद। बिल्कुल। और एक अजीब बात यह है कि ये उल्टा घूमता है, मतलब बाकी ग्रहों के मुकाबले घड़ी की सुई की दिशा में। अरुण भी ऐसा ही करता है। शुक्र का भी कोई चांद नहीं है। फिर आती है हमारी पृथ्वी, नीला ग्रह। हाँ, पानी की वजह से, और अब तक ज्ञात अकेला ग्रह जहां जीवन है। इसका एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, हमारा चंद्रमा। और हाँ, पृथ्वी सौरमंडल का सबसे घना ग्रह भी है। और मंगल, लाल ग्रह। हाँ, उसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड मतलब लोहे में लगी जंग जैसा पदार्थ ज्यादा है, इसलिए लाल दिखता है। मंगल पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ और ज्वालामुखी है ओलंपस मॉन्स। इसके 2 छोटे छोटे चांद हैं, फोबस और डिमोस। ये तो हो गए आंतरिक ग्रह। हाँ, अब बाहरी ग्रहों पर आते हैं। बृहस्पति, जुपिटर, सौरमंडल का राजा,
सबसे बड़ा ग्रह, गैस का एक विशाल गोला है ये, और अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। एक दिन वहां 10 घंटे से भी कम का होता है। बाप रे। और वो ग्रेट रेड स्पॉट? हाँ, वो एक बहुत बड़ा तूफान है, एक एंटी साइक्लोन जो कम से कम 300-400 सालों से वहां चल रहा है। बृहस्पति के बहुत सारे चांद हैं, जिनमें गैनीमीड तो बुध ग्रह से भी बड़ा है। वो सौर मंडल का सबसे बड़ा चांद है। फिर शनि? सैटर्न, अपने छल्लों वाला ग्रह। हाँ, शनि अपने रिंग्स के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। ये रिंग्स बर्फ और चट्टानों के अरबों टुकड़ों से बने हैं। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका घनत्व इतना कम है कि अगर इसे किसी बहुत बड़े पानी के टब में रखा जाए तो ये तैरेगा। क्या बात है! तैरेगा। हाँ, क्योंकि इसका औसत घनत्व पानी से भी कम है। शनि के भी बहुत सारे चांद हैं, जिनमें सबसे बड़ा है टाइटन, जिसका अपना घना वायुमंडल भी है। फिर अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून? अरुण तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर त्रिज्या देखें तो इसे आइस जायंट कहते हैं। ये थोड़ा हरा नीला सा दिखता है मीथेन गैस की वजह से, और जैसा मैंने कहा, ये भी शुक्र की तरह अपनी धुरी पर लेटा हुआ सा अजीब तरह से घूमता है। और ये ठंडा भी बहुत है शायद? हाँ, इसका वायुमंडल सौर मंडल में सबसे ठंडा रिकॉर्ड किया गया है। इसे विलियम हर्शेल ने 1781 में खोजा था टेलीस्कोप से। और आखिर में वरुण, नेपच्यून? वरुण सूरज से सबसे दूर का ग्रह है। ये भी एक आइस जायंट है और मीथेन की वजह से गहरे नीले रंग का दिखता है। इसकी खोज बड़ी दिलचस्प है। कैसे? इसे देखकर नहीं खोजा गया था पहले। अरुण की कक्षा में कुछ गड़बड़ी देखकर वैज्ञानिकों ने गणितीय गणनाओं से अनुमान लगाया कि वहां कोई और ग्रह होना चाहिए जो उसे खींच रहा है, और फिर उसी अनुमानित जगह पर टेलीस्कोप से देखा गया तो वरुण मिल गया 1846 में। ये एकमात्र ग्रह है जिसे गणित से खोजा गया। जबरदस्त। अच्छा, और प्लूटो का क्या हुआ आखिर? उसे ग्रह क्यों नहीं मानते अब? हाँ, प्लूटो का मामला थोड़ा बदला। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने ग्रह होने की एक नई पक्की परिभाषा बनाई। उसमें क्या था? उसमें 3 शर्तें थीं। पिंड सूरज का चक्कर लगाता हो, वो इतना बड़ा हो कि अपनी ग्रेविटी से गोल हो जाए, और तीसरी शर्त, उसने अपनी कक्षा के आसपास का रास्ता साफ कर दिया हो, मतलब वहां और कोई बड़े पिंड ना हो। और प्लूटो? प्लूटो पहली 2 शर्तें तो पूरी करता है, पर तीसरी नहीं। वो नेपच्यून के पार एक इलाके में है जिसे कुइपर बेल्ट कहते हैं। वहां उसके जैसे और भी बहुत सारे बर्फीले पिंड है। उसने अपनी कक्षा को साफ नहीं किया है, इसीलिए IAU ने उसे ग्रह की लिस्ट से हटाकर बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया। अच्छा, तो ये कहानी है प्लूटो की। तो इस पूरे सफर को अगर समेटें, बिग बैंग से लेकर इन ग्रहों और बौने ग्रहों तक, तो क्या निचोड़ निकलता है? निचोड़ ये है कि हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही विशाल, बहुत पुराना और लगातार बदलने वाला सिस्टम है। सब कुछ एक ग्रैंड डिजाइन के तहत काम कर रहा है, नियमों से बंधा हुआ। और वर्गीकरण जैसे हमने ग्रहों का किया, स्थलीय बनाम जोवियन, ये हमें इस विशालता और जटिलता को समझने में मदद करते हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उनकी पैदाइश और उनकी प्रकृति की कहानी बताते हैं। बिल्कुल सही कहा। चीजों को श्रेणियों में बांटने से समझना आसान हो जाता है। अच्छा, जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। स्रोत में ब्लैक होल का भी जिक्र है। वो रहस्यमयी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि रोशनी तक बाहर नहीं निकल सकती। हाँ, अत्यंत घनत्व वाले पिंड। तो ये ब्लैक होल्स हमें ब्रह्मांड की अंतिम अवस्थाओं या शायद इसके भविष्य के बारे में या इसकी संरचना के बारे में क्या सोचने पर मजबूर कर सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार। आज